हे दोस्तों, सबसे पहले दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया। दरअसल पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही थीं जिसकी वजह से वीडियो टाइम पर नहीं आ पाया। लेकिन अब सब ठीक है और मैं वापस आ गया हूँ एक नए और ज़बरदस्त पार्ट के साथ। वैसे अगर आपने पिछला पार्ट यानी पार्ट 42 नहीं देखा है, तो पहले जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आज की कहानी वहीं से जुड़ती है। और बिना वो देखे कुछ बातें शायद पूरी तरह से समझ में ना आए। और हाँ, अब से पार्ट्स रेगुलर आते रहेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हालांकि किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिन कल्टीवेटर को हिस्सा लेने की अनुमति थी वो लोग बेचैन होने लगे जैसे जैसे अगरबत्ती जलती जा रही थी। जब अगरबत्ती आधी जल चुकी थी तो सिल्वर मून ने देखा कि हान ली का चेहरा शांत और बेरुखा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या भाई हान हिस्सा लेंगे? हान ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं लूंगा? बाकी डिसाइपल्स तो इतने उत्साहित हैं। अगर मैं हिस्सा नहीं लूंगा तो सबका ध्यान मेरी तरफ जाएगा। इतना कहने के बाद सिल्वर मून चुप हो गई। थोड़ी ही देर में अगरबत्ती पूरी जल चुकी थी और माउंटेन लॉर्ड ने अपनी आंखें खोलीं। जिन्हें योग्यता नहीं है या जो भाग नहीं लेना चाहते, वो अब यहाँ से जा सकते हैं। जैसा आप चाहें मार्शियल एंसेस्टर। ज्यादातर डिसाइपल्स ने झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे हॉल से बाहर चले गए। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के अलावा अब वहां सिर्फ 40 के करीब युवा डिसाइपल्स बचे थे। जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने समूह पर नजर डाली तो उसने संतोष से सिर हिलाया और बोला, अच्छा है, जितने भी डिसाइपल्स यहाँ हैं सब योग्य हैं। मैं बहुत खुश हूँ। भले ही तुम में से कोई भी फाइनल के लिए चुना न जाए, लेकिन अपने ही सेक्ट के दूसरे पर्वतों के कल्टीवेटर से लड़कर तुम्हारा अनुभव जरूर बढ़ेगा। ये तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन में बहुत फायदेमंद होगा। अब तुम्हारे मार्शल अंकल प्रतियोगिता के कुछ जरूरी नियम समझाएंगे। मार्शल एंसेस्टर यू और मुझे कुछ काम है तो हम पहले ही जा रहे हैं। इतना कहकर माउंटेन लॉर्ड सिन और डेप्यूटी माउंटेन लॉर्ड यून हॉल से चले गए। थोड़ा कमजोर और बीमार सा दिखने वाला मियाओ नाम का युवा खांसते हुए बोला, अब जबकि माउंटेन लॉर्ड ने यह जिम्मेदारी मुझे दी है तो ध्यान से सुनो कल्टीवेटर्स। ये मुकाबला तुम्हारे अपने सेक्ट के साथियों से हुनर की टक्कर है, लेकिन इसमें कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले, कोई भी खतरनाक या जानलेवा टेक्निक और मैजिक टूल मुकाबले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सेक्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी कल्टीवेशन नष्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा करीब एक चौथाई घंटे बाद हान ली और बाकी डिसाइपल्स हॉल से बाहर निकले। ज्यादातर लोग खुशी के मारे उड़ते हुए अपने ठिकानों की तरफ चले गए। हान ली ने जाते हुए लोगों की तरफ एक नजर डाली और सिर हिलाया, फिर आसमान में उड़कर अपने केव रेजिडेंस की तरफ लौट गया। सफर बिल्कुल शांत और सीधा था। अपनी गुफा में पहुंचते ही हान ली ने सेक्टी की प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि उसे ज्यादा ताकत नहीं दिखानी थी और उसे सिर्फ टॉप 24 में जगह बनानी थी, इसलिए उसने पुराने समय से संभाल कर रखे हुए टैलिस्मैन्स और कई पुराने मैजिक टूल्स इस्तेमाल करने का सोचा। उसके पास हाई ग्रेड मैजिक टूल्स की कोई कमी नहीं थी। उसने अब तक जो भी कोर फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर मारे थे, उनसे दर्जनों टूल्स लूटे थे, लेकिन ज्यादा ध्यान खींचने से बचने के लिए उसे बहुत सावधानी से कुछ ही चुनने पड़े। और क्योंकि वो इन मैजिक टूल्स का एक्चुअल मुकाबले में इस्तेमाल नहीं करने वाला था, इसलिए उसने बड़ी संख्या में मिड लेवल एलिमेंट्री टैलिस्मैन्स बनाना शुरू किया। उसका प्लान था कि इनसे वो अपने लो ग्रेड ओपोनेंट्स को एक ही वार में हरा देगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि सिर्फ टैलिस्मैन्स से काम नहीं चलेगा। इसलिए हान ली ने फ्लेम हैंडलिंग आर्ट्स की नॉलेज को फिर से ताजा किया, जो उसे सालों पहले स्टेट ऑफ यूए के राजमहल में एक पुराने डाओइस्ट से मिली थी। ये टेक्निक भले ही हाई ग्रेड कल्टीवेटर के सामने ज्यादा काम की न हो, लेकिन ची कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर को बेवकूफ बनाने के लिए ये काफी असरदार थी। जब हान ली को फ्लेम हैंडलिंग आर्ट्स पहली बार मिली थी तो उसने उससे काफी कुछ सीखा था, लेकिन अब जब वह लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज पर था तब ये टेक्निक्स उसके लिए बहुत बेसिक लगती थीं। कुछ ही दिन की मेहनत में उसने फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन की सारी मेथड्स अच्छी तरह सीख लीं, बल्कि उसके अंदर इससे भी गहरी समझ आ गई जो उस किताब में भी नहीं थी। इसके बाद के कई दिन हान ली ने पूरी तरह से टैलिस्मैन्स बनाने में ही लगा दिए। इसी दौरान उसके गोल्ड सिल्वर रंग के गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स आपस में एक दूसरे को खाने लगे, जिसे देखकर हान ली बेहद खुश हुआ। भले ही वो अभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे उस लेजेंडरी ऑल डिवाउरिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि पास वाले कमरे में बंद वीपिंग सोल बीस्ट ने हान ली को थोड़ी परेशानी में डाल दिया था। वो अब तक गहरी नींद में था और जागने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। शुक्र है कि हान ली के शरीर में वीपिंग सोल पर्ल रिफाइन की गई थी, इसलिए उसे पता था कि उस बीस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी। एक महीने बाद ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का मुख्य पर्वत गहमा गहमी से भर गया। हजारों कल्टीवेटर्स पर्वत की चोटी पर इकट्ठा हो गए थे ताकि मुकाबले को देख सकें।
ऐसा लग रहा था जैसे जिनका भी कोई काम नहीं था वो सब यहाँ पहुँच गए थे। भले ही वो खुद मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन दूसरों की लड़ाई देखकर सीखने को बहुत कुछ मिल सकता था। प्रतियोगिता 3 बड़े सपाट मंचों पर हो रही थी, जो पर्वत की चोटी के पास बनाए गए थे। हर स्टेज के चारों तरफ 300 मीटर चौड़े स्पेल फॉर्मेशंस बनाए गए थे, जो एक चमकदार गुंबद बनाते थे ताकि दर्शकों को कोई चोट न पहुंचे। हर स्टेज पर 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर जज बने थे ताकि मुकाबले में किसी की जान न जाए। अब तक प्रतियोगिता का तीसरा दिन चल रहा था। पिछले 2 दिनों में कई कल्टीवेटर्स हार चुके थे। कुल मिलाकर ये चयन प्रक्रिया 500 कल्टीवेटर्स के बीच हो रही थी। हालांकि 3 स्टेज थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या की वजह से पूरा प्रोसेस कई दिन चलने वाला था। डे स्प्रिंग माउंटेन के 40 कल्टीवेटर्स दूसरी टीमों की तुलना में बहुत कम थे। फायर क्लाउड माउंटेन से 100 से भी ज्यादा डिसाइपल्स आए थे। इस प्रतियोगिता में सिर्फ 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्हें आखिरी राउंड तक नहीं लड़ना था। हालांकि उन्हें माउंटेन लॉर्ड ने नहीं चुना था, लेकिन उन्होंने 30 साल की उम्र से पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हासिल कर लिया था। ऐसे टैलेंटेड लोगों को बस एक बार ची कंडेंसेशन लेवल के किसी कल्टीवेटर को हराना होता और उन्हें सीधा एक स्थान मिल जाता। उस समय हान ली चुपचाप डे स्प्रिंग माउंटेन के बाकी कल्टीवेटर्स के बीच खड़ा था। सब लोग एक लाइट बैरियर के अंदर चल रही लड़ाई को देख रहे थे, जिसमें डे स्प्रिंग माउंटेन और व्हाइट फीनिक्स माउंटेन के कल्टीवेटर्स आमने सामने थे। व्हाइट फीनिक्स माउंटेन बाकी 6 पर्वतों से थोड़ा अलग था। वहाँ की दोनों माउंटेन लॉर्ड्स कोर फॉर्मेशन लेवल की महिलाएं थीं और वहाँ ज्यादातर डिसाइपल्स भी महिलाएं ही थीं। इसीलिए उनकी टीम में बहुत कम कल्टीवेटर्स थे और इस बार सिर्फ दर्जन भर महिलाएं हिस्सा ले रही थीं। जो डे स्प्रिंग माउंटेन का डिसाइपल लड़ रहा था वो थोड़ा उम्रदराज दिखता था, लेकिन असल में वो अभी लेट 20s में था। वो एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइपल था, लेकिन उसका जन्म स्टेट ऑफ शी के एक नामी कल्टीवेशन क्लैन में हुआ था। यही वजह थी कि उसके पास एक हाई ग्रेड मैजिक टूल था, एक व्हाइट गोल्ड का डैगर एक्स। व्हाइट फीनिक्स माउंटेन की युवा लड़की जरूर पीछे हट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। हन ली के पास खड़े डे स्प्रिंग माउंटेन के कल्टीवेटर्स उसके अच्छे दोस्त लगते थे और उसे पूरे जोश से चीयर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपनी एक्स से वार करने वाला था, लड़की ने अपनी भौं चढ़ाई और हाथ से एक नीली रोशनी की गेंद छोड़ी, जिसने उस सफेद वार को रोक दिया। फिर उसका शरीर एकदम से धुंधला हो गया और वो गायब हो गई। लड़के ने ये देखा तो उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से एक टेक्निक एक्टिवेट की ताकि वो लड़की को पीछे हटा सके, लेकिन तभी उसके पीछे से लाल धुएं जैसा कुछ आया और उसे चारों तरफ से ढक लिया। अगले ही पल डे स्प्रिंग माउंटेन का डिसाइपल जमीन पर गिर गया। स्टेज के ऊपर उड़ रहा एक दुबला पतला कल्टीवेटर बोला, व्हाइट फेनिक्स माउंटेन की जिन रोंग विजेता है। लड़की ने झुककर जज को सलाम किया और अपने पाउच से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसने बोतल को उस बेहोश लड़के की नाक के पास रखा और कुछ ही देर में वो धीरे धीरे होश में आ गया। जब उसे सब समझ आया तो वो गुस्से और शर्म से लाल चेहरा लिए स्टेज से उतर गया। वहीं लड़की अपने आप में काफी गर्व के साथ स्पेल फॉर्मेशन से बाहर निकली। उसके आसपास की दूसरी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगीं और कुछ मेल कल्टीवेटर्स का ध्यान भी उसकी तरफ गया। फिर ऊपर खड़े उस कल्टीवेटर ने बिना कोई भाव दिखाए घोषणा की, अगली लड़ाई डे स्प्रिंग माउंटेन के हान ली और फायर क्लाउड माउंटेन के जुनटोंग के बीच होगी। उसकी आवाज़ ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन पास खड़े लोगों ने साफ साफ सुनी। हान ली ने यह सुना तो मुस्कुराया और धीरे धीरे स्पेल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में एक सफ़ेद कपड़े पहने सुंदर दिखने वाला कल्टीवेटर दूसरी तरफ से आया। उसे देखते ही आसपास खड़े कल्टीवेटर्स के बीच हलचल मच गई। वो जूनियर मार्शल ब्रदर सुन है। वो तो कुछ ही साल पहले सेक्ट में आया था। सुना है उसके पास हेवनली यांग फायर वेन्स हैं। क्या ये सच है? जून क्लैन तो हमारे स्टेट ऑफ चू का एक बहुत नामी कल्टीवेशन परिवार है। उसके पास तो ज़रूर ज़बरदस्त मैजिक टूल्स होंगे। वो जूनियर मार्शल ब्रदर हन कौन है? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या वो अभी अभी सेक्ट में आया है? मुझे तो लगता है हान ली की किस्मत ही खराब है, सीधा इतने खतरनाक ओपोनेंट से भिड़ गया। अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी कि हान ली ने क्लियरली सुना कि स्टेज के बाहर लाइट बैरियर के पार लोग जोरों से बातें कर रहे थे। हेवनली यांग फायर वेन्स? हान ली का चेहरा हल्का सा बदला। उसने थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए अपने ओपोनेंट को गौर से देखा। वो लड़का देखने में तो हैंडसम और लंबा चौड़ा था ही, ऊपर से उसका कल्टीवेशन लेवल भी कम नहीं था। ची कंडेंसेशन का 12th लेयर। हन ली की साधारण शक्ल और 10th लेयर का कल्टीवेशन देखकर उस सफ़ेद कपड़े पहने लड़के के चेहरे पर हल्की सी हिकारत झलक गई, लेकिन फिर भी उसने उसे सलाम किया। हान ली ने भी हल्की मुस्कान के साथ ठंडेपन से सलाम लौटाया, जिसे देखकर सफ़ेद कपड़े वाले लड़के को थोड़ा गुस्सा आ गया। तभी ऊपर खड़ा दुबला पतला कल्टीवेटर बेरुखी से बोला, लड़ाई शुरू करो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सफ़ेद कपड़े वाला लड़का गुस्से में आ गया और उसने तुरंत हाथों से एक इनकेंटेशन सील बनाया। अचानक उसके शरीर से एक तेज़ रोशनी निकली और उसे आग जैसी चमकदार बैरियर ने ढक लिया। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगलियां खोलीं और उसकी हथेली से एक अंडे के आकार की लाल गेंद हवा में तैरने लगी। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा ताकि इस मैजिक टूल से हान ली पर हमला कर सके।
हान ली ने ये तरीका देखा तो उसे थोड़ा जाना पहचाना सा लगा और वो मन ही मन हैरान हुआ। उसी वक्त बाहर खड़े लोगों के मुंह से चौंकने की आवाजें आने लगीं। देखो जल्दी! जूनियर मार्शियल ब्रदर स्युन ने बिना किसी टैलिस्मैन के अपने चारों तरफ फायर एट्रीब्यूट की बैरियर बना ली। सच में उसके पास हेवनली यांग फायर वेन्स हैं। अरे वो क्या है? उसके हाथ में जो बीड है वो तो लगता है उसके क्लान की मशहूर फायर वेव बीड है। अब तो जो लड़का सामने खड़ा है उसकी तो हार तय है। शायद ये मुकाबला एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। हान ली मन ही मन मुस्कुराया और बड़े आराम से अपनी स्टोरेज पाउच से लगभग 40 टैलिस्मैन्स की एक मोटी गड्डी बाहर निकाली। उसने ऊपर देखा तो पाया कि सफेद कपड़े वाला लड़का पूरी तरह अपने मैजिक टूल पर ध्यान लगाए हुए था और हान ली की किसी हरकत की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। साफ था कि उसे अपनी बैरियर पर पूरा भरोसा था। जब ऐसा था तो हान ली ने सोचा कि अब कोई औपचारिकता दिखाने का मतलब नहीं और उसने दोनों हाथों को जोड़ा। एक लाल चमक के साथ उसके हाथों से एक के बाद एक 40 बड़े बड़े फायरबॉल्स निकले और सामने वाले पर बरसने लगे। ये नज़ारा देखकर बाहर खड़े लोग चौंक उठे। उसी वक्त सफ़ेद कपड़े वाले लड़के की फायरवेव बीड भी जल उठी और हमला करने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही वो इस पर खुश हो ही रहा था, उसे बाहर से भीड़ की चौंकने की आवाज़ सुनाई दी और उसने हैरान होकर सिर उठाया। तभी उसकी नज़र उन तमाम फायरबॉल्स पर पड़ी जो सीधा उसकी बैरियर की तरफ आ रहे थे। एक के बाद एक धमाके और तेज लाल रोशनी में उसकी सेंसेस भर भराकर ढह गईं। उसकी फ्लेम बैरियर सिर्फ एक पल टिक पाई और फिर पूरी तरह टूट गई। तेज लपटें उसकी तरफ झपट रही थीं। एक पल में वो जलकर खाक होने वाला था। भले ही वो हेवनली यांग फायर वेन से ब्लेसेड था और सेक्ट के एल्डर्स ने उसे खास ट्रेनिंग दी थी, फिर भी अब वो मौत के डर से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे भागने की सोचने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे लगा कि उसकी कॉलर पकड़ी गई है और उसका शरीर अचानक हल्का हो गया। वो एकदम हवा में उठ गया और सारी आग उससे बस एक पल पहले गुजर गई। अभी भी वो घबराया हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लैंकी जज उसे कॉलर से पकड़े हुए था। उस जज ने ठंडे लहजे में कहा, डे स्प्रिंग माउंटेन का हान ली विजेता है। अब उस लड़के को समझ आ गया कि वो बुरी तरह हार चुका है। उसका चेहरा जर्द पड़ गया ये सोचकर कि उसे सिर्फ लोएस्ट ग्रेड वाले टैलिस्मैन से हरा दिया गया। बाहर खड़े कल्टीवेटर्स हैरान रह गए थे। फिर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें मालूम था कि फायरबॉल टैलिस्मैन सबसे बेसिक और लो ग्रेड होता है, लेकिन उसकी कीमत एक स्पिरिट स्टोन होती है। हान ली ने एक साथ 40 स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए। ये तो एक अच्छे लो ग्रेड मैजिक टूल की कीमत होती है। ये तो बस पैसे उड़ाना था। क्या वो सच में जीतने के लिए अपनी सारी दौलत दांव पर लगाने का प्लान बना रहा है? ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के लोगों की हैरान निगाहों के बीच हान ली ने कामली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल वाले उस कल्टीवेटर को सलाम किया और बिना किसी बदलाव के एक्सप्रेशन के लाइट बैरियर से बाहर निकल गया। वहीं सफ़ेद कपड़े वाला लड़का हान ली को जाते हुए घूर रहा था, लेकिन उस दुबले पतले कल्टीवेटर की सख्त नज़र के चलते उसे चुपचाप लौटना पड़ा। पहली लड़ाई के बाद हान ली ने बाकी मुकाबलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधा अपने केव रेजिडेंस लौट गया। 2 दिन बाद प्रतियोगिता का पहला दौर खत्म हुआ। इस दौरान कई जबरदस्त मुकाबले हुए जिनकी चर्चाएं जोरों पर थीं। हान ली के फायरबॉल टैलिस्मैन्स वाले तरीके ने सबको चौंका तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को उसका तरीका पसंद भी आया। कई स्पेक्टेटर्स को लगा कि हान ली जरूर किसी बड़े क्लैन से होगा, वरना कोई इतने स्पिरिट स्टोन्स ऐसे ही थोड़ी खर्च कर देगा। इस वजह से हान ली का नाम कुछ डिसाइपल्स में फैल गया। अब दूसरे दौर की बारी थी। हान ली को पहले ही दिन दोपहर में मुकाबले के लिए चुना गया। वो स्टेज के बीच में बिल्कुल शांत चेहरे के साथ पहुंचा। उसके पिछले मुकाबले को देखने वाले कुछ डिसाइपल्स आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे ये तो वही डे स्प्रिंग माउंटेन वाला है। 2 दिन पहले इसने एक ही वार में अपने ओपोनेंट को हरा दिया था, और वो भी दर्जनों टैलिस्मैन्स से। सच में देखने में तो कोई खास नहीं लगता। शायद अब इसकी जेबें खाली हो गई होंगी। अरे वाह, हमारे स्टेट ऑफ शू में तो हान नाम का कोई कल्टीवेशन क्लैन ही नहीं है। लगता है ये किसी और देश से आया है। हान ली सबकी बातें बिना कोई रिएक्शन दिए सुन रहा था। उसका ध्यान तो अपने सामने खड़े ओपोनेंट पर था। वो लड़का कोई 25 साल का रिफाइंड दिखने वाला डिसाइपल था। उसने अच्छे से फिट एज्योर रंग के कपड़े पहने थे। कमर पर एक स्टोरेज पाउच था और उसकी आंखें हान ली को ध्यान से देख रही थीं। लगता था उसे भी ये सारी बातें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि उसने धीरे से भौहें चढ़ा लीं। शुरू करो। जैसे ही आवाज आई, उस डिसाइपल ने फुर्ती से अपनी पाउच की तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक सफेद चमक के साथ 2 बर्फ जैसे नुकीले आइसिकल्स हान ली की ओर चले आए। फिर उसके शरीर से नीली रोशनी चमकी और वो सीधे हान ली की तरफ तेजी से झपट पड़ा। लगता था इस डिसाइपल ने हान ली के बारे में सुना था। उसने सोचा कि 2 आइस स्पाइक टैलिस्मैन्स से हान ली को परेशान कर देगा और फिर एक बॉडी लाइटनिंग टेक्निक से सीधा वार कर देगा। थोड़ा चौंकने के बाद हान ली मुस्कुराया। उसका शरीर धुंधला हुआ और वो दोनों आइस स्पाइक्स को चकमा देकर बच निकला।
फिर उसने देखा कि सामने वाला लड़का जोश में उसके ऊपर झपट पड़ा था। उसके हाथ में पीली रोशनी थी। हान ली ने बिना वक्त गंवाए अपनी शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स इस्तेमाल की और एकदम से गायब हो गया। वो डिसाइपल अपने वार से चूक गया और हैरान रह गया। उसके हाथ की पीली चमक भी मंद पड़ गई। दरअसल वो एक नेट टाइप मैजिक टूल था। लेकिन जब तक वो हान ली को ढूंढता, उसे अचानक अपनी गर्दन के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ। फिर सब कुछ काला हो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो जज जो ऊपर खड़ा था, उसकी आंखों में हल्की हैरानी दिखी, लेकिन उसने फिर भी शांत लहजे में कहा, डे स्प्रिंग माउंटेन का हान ली विजेता है। असल में हान ली अचानक अपने ओपोनेंट के पीछे प्रकट हुआ और उसके गर्दन के पीछे एक वार करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ कल्टीवेटर्स मंच पर दौड़े और बेहोश डिसाइपल की जांच की। उन्होंने जज की तरफ सिर हिलाया, यानी कि सब ठीक था, और फिर उसे घसीटकर बाहर ले गए। बाहर खड़े स्पेक्टेटर्स में हंगामा मच गया। तूने देखा उसने क्या टेक्निक यूज की कि एक पल में अपने ओपोनेंट के पीछे पहुंच गया। अरे बेवकूफ, वो कोई मैजिक टेक्निक नहीं थी। वो तो साफ साफ किसी मॉर्टल वर्ल्ड की मार्शल आर्ट्स वाली मूवमेंट टेक्निक थी। लेकिन इतनी मास्टरी के साथ मैंने पहली बार देखी है। कुछ एक्सपीरियंस्ड डिसाइपल्स ने हान ली की चाल पहचान ली थी। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की सिलेक्शन प्रक्रिया के 13वें दिन आखिरी राउंड चल रहा था। इस वक्त पहाड़ के बीचों बीच एक मंडप में 8 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर इकट्ठा होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। इनमें से 2 डे स्प्रिंग माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड थे। एक तो वो अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका सरनेम शिन था, और दूसरा था वो सख्त दिखने वाला ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग जिसका नाम यू था। एक नीले कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे वाला एल्डर गंभीरता से बोला, क्या कोई जूनियर मार्शल ब्रदर ऐसा है जो डिसाइपल्स को स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली तक ले जाने के लिए तैयार हो? एक सुस्त से दिखने वाले लंबी पतली मूंछों वाले मिडिल एज्ड आदमी ने नाक सिकोड़ते हुए बेरुखी से जवाब दिया, सीनियर मार्शल ब्रदर फेंग, स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली पर तो हमेशा एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का ही कब्जा रहता है, और वो जहरीला सा आदमी जांग युन हर बार अपने सेक्ट के लोग लेकर आता है। मैं बिना वजह बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। एक पीले चेहरे वाला एल्डर सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि पिछले कुछ सालों में एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट को एक ऐसा डिसाइपल मिला है जिसके पास 9 स्वॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जरूर इस बार हिस्सा लेगा। ऐसे में जीतने की कोई उम्मीद नहीं। हमारे पास भी कुछ अजीब कॉन्स्टिट्यूशन वाले डिसाइपल्स हैं, लेकिन वो उसके मुकाबले कमजोर हैं। और सुनने में आया है कि 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट को ग्वान क्लैन का एक सीधा वंशज मिला है। कहते हैं कि उसने तो छी कंडेंसेशन में रहते हुए अपने क्लैन के एल्डर्स को अपने खुद के बनाए हुए मैजिक टूल्स से हरा दिया था। ये सफर काफी मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर सफेद बालों वाले एल्डर का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर्स, तुम गलत नहीं हो। हाँ, स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली अब एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट की ताकत दिखाने का मंच बन चुका है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। अगर हमारी सेक्ट वहाँ कोई डिसाइपल नहीं भेजती तो हम वाइन नेक्टर का 1/4 भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से इससे एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट हमसे नाराज भी हो सकता है। इसका बुरा असर हमारी सेक्ट की ड्रीम क्लाउड माउंटेन में भविष्य की ग्रोथ पर पड़ेगा। हमें असली चिंता तो उन क्लैंस की करनी चाहिए जो ड्रीम क्लाउड माउंटेन की 3 सेक्ट्स पर नजर लगाए हुए हैं। हम उन्हें कोई कमजोरी नहीं दिखा सकते। एक चौकोर चेहरे वाला लाल कपड़े पहने एल्डर जो काफी फॉर्मल लग रहा था बोला, चूंकि सीनियर मार्शल ब्रदर फेंग ने ऐसा कहा है तो डिसाइपल्स को ले जाने का जिम्मा मैं ले लेता हूँ। वैसे भी चांग जंग जो 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट का एल्डर है, उससे मिले हुए अरसा हो गया। थोड़ा बातचीत करने का मौका अच्छा रहेगा। ओल्ड मैन फेंग ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर डुआन, तुम फायर क्लाउड माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड हो। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा डिसाइपल्स हैं। तुम्हारा सेक्ट से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। लाल कपड़े वाला एल्डर हल्के से हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, जूनियर मार्शल ब्रदर ली वहां संभाल लेंगे। और फिर मैं ड्रीम क्लाउड माउंटेन से बाहर थोड़ी जा रहा हूं, बस वेस्टर्न रेंज तक ही तो जाना है। इतना कहने के बाद सफेद बालों वाले एल्डर ने ज्यादा जोर नहीं दिया और सिर हिलाकर मान गया। फिर उसने बाकी कल्टीवेटर्स की ओर नजर दौड़ाई और अंत में ग्रे कपड़े पहने सख्त दिखने वाले एल्डर की ओर देखा। धीरे से बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर यू, मुझे पता है कि तुम्हारे पास डे स्प्रिंग माउंटेन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों ना तुम जूनियर मार्शल ब्रदर डुआन की मदद करो। जूनियर मार्शल ब्रदर सिन, तुम्हें कोई ऐतराज है? सामने बैठा मिडिल एज्ड आदमी जिसका नाम शिन था हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जूनियर मार्शल ब्रदर यू खुशी से जाएंगे। ग्रे कपड़े वाला एल्डर थोड़ी देर चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, मैं चलूंगा। सफेद बालों वाले एल्डर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, डिसाइपल्स की टीम का नेतृत्व जूनियर मार्शल ब्रदर डुआन करेंगे। उनके साथ जूनियर मार्शल ब्रदर यू और व्हाइट फेनिक्स माउंटेन की जूनियर मार्शल सिस्टर सॉन्ग भी होंगी। जैसे ही आखिरी राउंड खत्म होता है, तुम उन 30 चुने हुए डिसाइपल से मिलो और उन्हें गाइड करो।
शायद हमारे सेक्ट के लिए कोई मौका निकल ही आए। इस बार हमारे पास काफी ताकतवर कैंडिडेट्स हैं। उम्मीद है कि हम एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट को टक्कर दे पाएंगे। एक चालाक से चेहरे वाला कल्टीवेटर जो कोने में छिपा बैठा था अचानक चौंकते हुए बोला, जूनियर मार्शल सिस्टर सॉन्ग भी साथ चल रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर ऐसा है तो मैं जूनियर मार्शल ब्रदर यू की जगह ले सकता हूँ। ये सुनकर मंडप में मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स में हलचल हुई। तीन के चेहरे पर तो चिढ़ साफ दिख रही थी। सफेद बालों वाले एल्डर का चेहरा सख्त हो गया और वो झुंझलाकर बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर मैंग, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आधे दिन से बोल रहा हूँ लेकिन तुमने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सुना कि जूनियर मार्शल सिस्टर सॉन्ग भी जा रही है तुम कूद पड़े। मैं साफ बता देता हूँ, जूनियर मार्शल सिस्टर सॉन्ग ने खुद ये शर्त रखी थी कि जब तक नाम फाइनल न हो जाए तब तक उसका नाम जिक्र में न आए। नहीं तो उसके स्वभाव को जानते हुए तुम सोचते हो कि वो व्हाइट फिनिक्स माउंटेन से निकलती। क्योंकि सफ़ेद बालों वाला एल्डर लेट कोर फॉर्मेशन का था और वो चालाक कल्टीवेटर अर्ली कोर फॉर्मेशन का, इसीलिए वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया और सिर झुका लिया। बाकी कल्टीवेटर्स भी थोड़ा ललचाए हुए लग रहे थे लेकिन एक दूसरे की तरफ देखकर चुप ही रहे। इसी बीच बाहर से कदमों की आहट आई और किसी मर्द की आवाज गूंजी, मास्टर और मार्शल अंकल्स को सूचना देने आया हूँ, आखिरी राउंड खत्म हो गया है। 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के डिसाइपल्स और 21 छी कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर्स चुने गए हैं। ये रहा नामों की लिस्ट। सफेद बालों वाले एल्डर का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और वो बोला, अच्छा तो अंदर आओ, जरा लिस्ट देखी जाए। जैसा आप कहें, वो आदमी आदर से बोला। फिर दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसका कद लंबा था और चेहरा गंभीर। वो एक लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर था। ये रहे 24 फाइनलिस्ट के नाम और उनकी जानकारी। उसने अपने कपड़ों से एक सफ़ेद जेड स्लिप निकाली और एल्डर को दे दी। सबसे पहले मैं देखता हूँ। एल्डर ने सिर हिलाकर जेड स्लिप ले ली। हूँ? स्पिरिचुअल सेंस से देखने के बाद वो थोड़ा चौंक गया। लाल कपड़े वाले कल्टीवेटर की आंखों में हलचल हुई और वो बोला, क्या हुआ? लिस्ट में कुछ गड़बड़ है क्या? बाकी लोग भी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। कुछ नहीं, जूनियर मार्शल ब्रदर्स भी देख लें। एल्डर ने जेड स्लिप पीले चेहरे वाले एल्डर को दे दी। उसने देखा और फिर वही चौंकने वाला हाव भाव दिखाते हुए स्लिप आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में सबने जेड स्लिप देख ली और हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य दिखने लगा। जब डे स्प्रिंग माउंटेन लॉर्ड सीन ने लिस्ट पढ़ी तो उसका चेहरा भी हैरानी से भर गया। लंबी मूंछों वाले मिडिल एज्ड आदमी ने धीरे से कहा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि डे स्प्रिंग माउंटेन से 6 डिसाइपल्स चुने जाएंगे। लगता है जूनियर मार्शल ब्रदर शिन ने अपने डिसाइपल्स को बहुत अच्छे से तैयार किया है। वो चालाक चेहरा बनाकर बैठा कल्टीवेटर खींचकर बोला, लगता है जूनियर मार्शल ब्रदर शिन ने इस बार सोर्ड ट्रायल असेंबली जीतने की ठान ली है। डिसाइपल्स तैयार करने में बहुत मेहनत की होगी। उसके हिडन सोर्ड माउंटेन से सिर्फ 3 ही डिसाइपल्स चुने गए थे, जिससे उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई। शिन मुस्कराया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद भी हैरानी है कि मेरे डे स्प्रिंग माउंटेन से इतने लोग चुने गए और 2 तो छी कॉन्डेंसेशन की 10th लेयर पर हैं, हनली और डूदोंग नाम के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों डिसाइपल्स इस साल ही सेक्ट में आए थे। ये कैसे चुने गए ये समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर थोड़ी देर चुप रहकर वो बोला, मार्शल नेफ्यू गाओ, इन्होंने जीत कैसे हासिल की? जो आदमी अभी अंदर आया था वो फौरन बोला, इनकी जीत का तरीका कुछ खास अलग नहीं था। मार्शल नेफ्यू डूदोंग के पास एक बहुत ही ताकतवर आइस एट्रीब्यूट का टॉप ग्रेड मैजिक टूल है। वो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में माहिर है और उनकी टेक्निक्स के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही उसने जमीन को फ्रीज किया, उसके सारे ओपोनेंट्स बिल्कुल बेबस हो गए और वो आसानी से जीत गया। लंबी मूंछों वाला आदमी बीच में टोकते हुए बोला, ओह, कैसा मैजिक टूल था, जरा समझाओ। ये एक व्हील टाइप मैजिक टूल है। इसका डायमीटर करीब 1 फुट है और इस पर एक चांद जैसा निशान बना है। एक्टिवेट करते ही इसमें सफ़ेद रोशनी चमकती है। ये एक आइस एट्रीब्यूट बैरियर बना देता है और ठंडी मिस्ट से अटैक करता है। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, ये तो बिल्कुल डू क्लान के क्लान सप्रेसिंग ट्रेजर आइस मून व्हील जैसा लग रहा है। डू क्लान तो 200 साल पहले खत्म हो गया था। क्या डूडोंग उसी का कोई डिसेंडेंट है? सफ़ेद बालों वाले एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आराम से बोला, ऐसा हो सकता है। आखिर डू क्लान छोटा क्लैन नहीं था। जरूर कुछ लोग, खासकर उनकी मेन लीनियज, उस समय बचकर छिप गए होंगे। अब शायद उन्हें लगता है कि इतने सालों बाद उनके दुश्मन उन्हें भूल चुके होंगे, इसलिए उन्होंने खुद को फिर से सामने लाने का फैसला किया। सीनियर मार्शल ब्रदर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो समझ में आता है कि डूडोंग ने अपनी आइस मून व्हील की वजह से जीत हासिल कर ली, पर यह हनली कौन है? क्या उसके पास भी कोई हाई ग्रेड मैजिक टूल है? पतले मूंछों वाला वो मिडिल एज्ड आदमी बोला, मुझे नहीं पता कि मार्शल नेफ्यू हान के पास कोई हाई ग्रेड मैजिक टूल है या नहीं, लेकिन उसके तरीके काफ़ी महंगे ज़रूर हैं। महंगे? उसका क्या मतलब? पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी उत्सुकता से बोला। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने समझाते हुए कहा,
पहले राउंड में मार्शल नेफ्यू हान ली ने अपने ओपोनेंट की बैरियर तोड़ने के लिए दर्जनों फायरबॉल टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल किया, जिससे वो कुछ समझ ही नहीं पाया। बाकी राउंड्स में उसने टैलिस्मैन्स को मॉर्टल मार्शल आर्ट्स और एक कमाल की फ्लेम मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ मिलाकर बहुत मेहनत से जीत हासिल की। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने गंभीर आवाज़ में कहा, मार्शल आर्ट्स और फ्लेम टेक्निक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने सारे टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल करने के लिए उसके पास काफ़ी स्पिरिट स्टोन्स होंगे। हमारे लिए ये कुछ खास नहीं, लेकिन एक की कंडेंसेशन कल्टीवेटर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुमने इस डिसाइपल के बारे में जानकारी निकाली? फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने आदर से जवाब दिया, जी हाँ, कुछ डिसाइपल्स जो उसे जानते हैं उन्होंने बताया कि वो टैलिस्मैन रिफाइनमेंट में काफ़ी माहिर है, जबकि वो एक वेग्रेंट कल्टीवेटर है। उसके पास काफ़ी दौलत भी है, शायद इसी वजह से वो इतने खुले हाथों से लो ग्रेड टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल कर पाता है। सफ़ेद बालों वाले एल्डर का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा तो ऐसा मामला है, लगता है इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का टैलिस्मैन रिफाइन कर सकता है तो क्यों ना इसे फायर क्लाउड माउंटेन में ले लिया जाए। कल्टीवेटर सिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर फेंग, आपकी ये बात थोड़ी गलत है। हमारी डे स्प्रिंग माउंटेन में भी बहुत से डिसाइपल्स हैं जो टैलिस्मैन रिफाइनमेंट में माहिर हैं, वो इसे अच्छे से सिखा सकते हैं। सीनियर मार्शल ब्रदर डुआन, कहीं आप इसे लेने का सोच तो नहीं रहे? लाल कपड़े वाला कल्टीवेटर हंसते हुए बोला, है, हमारी फायर क्लाउड माउंटेन में पहले ही बहुत से टैलिस्मैन रिफाइनिंग डिसाइपल्स हैं, एक और होगा या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जूनियर मार्शल ब्रदर सिन से एक डिसाइपल के लिए झगड़ा नहीं करूंगा। कल्टीवेटर सिन बस मुस्कुराता रहा। इसके बाद कुछ सेक्ट से जुड़ी बातें करने के बाद सभी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स एक दूसरे को विदा कहकर चले गए। हन ली तब तक अपने केव रेजिडेंस लौट चुका था और स्पिरिट बीस्ट रूम के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और नजरें लगातार रूम के अंदर झांक रही थीं। कुछ समय पहले जब डे स्प्रिंग माउंटेन के डिसाइपल्स उसे आखिरी राउंड में जीत की बधाई दे रहे थे, तभी उसके शरीर के अंदर वीपिंग सोल पर्ल अचानक जलने लगी, जिससे हान ली घबरा गया। पर्ल अब जागने और अपना एवोल्यूशन पूरा करने वाली थी। हान ली बहुत खुश हुआ और तुरंत वहां से निकला और अपने केव रेजिडेंस की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो स्पिरिट बीस्ट रूम के पास पहुंचा तो जो देखा उसने वो हैरान कर देने वाला था। किसी अज्ञात वजह से पूरा स्पिरिट बीस्ट रूम अंधेरे से ढका हुआ था और उसके अंदर से काली गोस्ट ची की डरावनी लहरें उठ रही थीं, जो भयंकर आईसी इन ची के साथ बाहर फैल रही थीं। वीपिंग सोल बीस्ट कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह 3 मीटर ऊंचा एक काला कोकून रूम के एक कोने में खड़ा था, जो जेट ब्लैक लाइट छोड़ रहा था और उसमें से काले काले चमकते कण ऐसे लग रहे थे जैसे वो जिंदा हो। हन ली को तुरंत समझ आ गया कि वीपिंग सोल बीस्ट उसी कोकून के अंदर है और वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, लेकिन उसके मन में एक हल्की चिंता भी घर कर गई। वो सीधे उस रूम में जाने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद हन ली ने तय किया कि वो स्पिरिट बीस्ट रूम के बाहर बैठकर मेडिटेशन करेगा। पुराने रिकॉर्ड्स में उसने पढ़ा था कि जब कोई स्पिरिट बीस्ट एवोल्यूशन कर रही हो तो उसका मास्टर उसके पास ही रहे, लेकिन उसे छेड़े नहीं। हाँ, अगर एवोल्यूशन फेल हो जाए और वो गंभीर रूप से घायल हो जाए तभी अंदर जाना चाहिए। ऐसे ही मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ हान ली को लग रहा था जैसे समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा हो। हान ली ने सोचा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम कई दिन तो लेगी, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह जब वो अभी भी स्पिरिट बीस्ट रूम के बाहर ध्यान लगाए बैठा था, उस ब्लैक कोकून में बदलाव होने लगे। हान ली जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठा हुआ था, तभी उसे अंदर से एक साफ एक्सप्लोजन जैसी आवाज सुनाई दी। हल्की सी थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और खुशी से रूम की तरफ देखा। अंदर अब ज्यादातर घोस्टली छी उस काले कोकून में समा चुकी थी। काले उजाले की चमक अचानक इतनी तेज हो गई कि हन ली को अपनी आंखें फेरनी पड़ी। अगले ही पल उसे एक अजीब लेकिन जानी पहचानी सी ऑरा महसूस हुई। भौहें उठाते हुए हान ली खड़ा हो गया और बिना ज्यादा सोचे उसने स्पिरिट बीस्ट रूम का दरवाजा हल्के से खोल दिया। बाहर से रूम में झांकते हुए हान ली ने देखा कि वो काला कोकून अब 2 हिस्सों में टूट चुका था और अंदर पूरी तरह खाली था। उस टूटे कोकून के अलावा वहां और कुछ नहीं था। हान ली चौंक गया और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को बाहर भेजने ही वाला था कि तभी रूम के एक खाली कोने से काली रोशनी चमकने लगी और एक लो पिच्ड आवाज के साथ एक काली परछाई उसकी तरफ तेजी से आई। वो डर के मारे पीछे हटने ही वाला था, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और वहीं खड़ा रहा। तभी एक छोटा सा ठंडा ऑब्जेक्ट उसके सीने से टकराया और उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। ये क्या है? हान ली ने अपने हाथ में मौजूद उस ऑब्जेक्ट को देखा और हैरानी से भर गया। उसके हाथों में अब एक नन्हा मुट्ठी जितना छोटा काला बंदर था, जो बिना शक इवॉल्व्ड वीपिंग सोल बीस्ट ही था। पहली नज़र में ऐसा लगा कि बस उसके सिल्वर बाल अब पिच ब्लैक हो गए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर 2 चीजें अलग लगीं। अब उसके 2 नथुनों के बीच में एक पतली सी कैविटी थी। हन ली ने ध्यान से उस कैविटी के अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं दिखा।
वीपिंग सोल बीस्ट हमेशा अपनी नाक से निकलने वाली सोल स्वॉलोइंग लाइट की मदद से आत्माओं और भूतों को दबाता था। तो क्या अब एक एक्स्ट्रा छेद उसकी उस एबिलिटी को और ज्यादा ताकतवर बना देगा? ये सोचकर हान ली को हंसी भी आई और उलझन भी, लेकिन उसने तय किया कि इस पर आगे चलकर एक्सपेरिमेंट करेगा। दूसरा बदलाव ये था कि अब उसकी पीठ पर एक हल्के लाल रंग की एक इविल स्पिरिट की आकृति उभर आई थी। वो आकृति एक सींग और 3 आंखों वाली थी। हल्की सी दिख रही थी, लेकिन इतनी असली लग रही थी कि देखने वाले को डरावनी एनर्जी का एहसास होता। सिल्वर मून ने वीपिंग सोल बीस्ट के इस बदलाव को देखकर आश्चर्य से जुबान चटका दी, लेकिन उसके पास भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि हान ली ने वीपिंग सोल पर्ल को रिफाइन कर लिया था। अब वो बीस्ट उससे और भी ज्यादा जुड़ चुका था। छोटा काला बंदर हान ली की जैकेट से अपना सिर रगड़ते हुए बहुत खुश नजर आ रहा था। हान ली भी उसकी मासूम हरकतों को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उस बंदर में इंसानों जैसी भावनाएं हैं। उसने थोड़ी देर तक उसके साथ खेला, फिर जब देखा कि वो जम्हाई ले रहा है तो प्यार से उसे अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच में रख दिया। स्पिरिट बीस्ट रूम से निकलते वक्त हान ली ने पास वाले इंसेक्ट रूम में झांक कर देखा तो पाया कि वहां अब बस कुछ दर्जन गोल्ड सिल्वर गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स ही रह गए थे। लगता था वो आपस में एक दूसरे को खा चुके थे और अब एग्स देने की तैयारी कर रहे थे। हनली ये देखकर खुश हुआ कि अब ये बीटल्स पहले से थोड़े बड़े हो गए थे। फिर वो वहां से निकलकर अपने क्वाइट रूम में रूटीन कल्टीवेशन के लिए लौट गया। जब हान ली ने सिलेक्शन में जीत हासिल की थी तो जज ने बताया था कि उसे किसी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से गाइडेंस मिलेगा, लेकिन तब तक सबको कड़ी मेहनत से कल्टीवेट करते रहना होगा। ये गाइडेंस सिर्फ कुछ गिने चुने दिनों के लिए ही दी जाएगी और जब उसकी बारी आएगी तब वॉइस ट्रांसमिशन टेलिस्मैन से उसे बुलाया जाएगा। हान ली को कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की गाइडेंस की जरा भी चिंता नहीं थी। जब बुलावा आएगा तब देखेगा। अभी वो जेड स्पिरिट वेल हाथ में लिए अपने क्वाइट रूम में कल्टीवेट कर रहा था। वहीं आर्टिफैक्ट स्पिरिट सिल्वर मून पास वाले रूम में डीमन फॉक्स के शरीर में बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। असल में ये बात काफी अजीब थी कि सिल्वर मून एक पोजेस्ड बॉडी में कल्टीवेट कर पा रही थी। सिल्वर मून के अनुसार भले ही उसकी खुद की कल्टीवेशन लेट कोर फॉर्मेशन के बराबर थी, लेकिन जैसे ही वो फॉक्स बॉडी में घुसी वो सिर्फ एक लो ग्रेड डीमन बीस्ट बन गई थी जो अभी ग्रेड 1 तक ही पहुंची थी। इसीलिए वो उस शरीर से अपनी असली ताकत बहुत थोड़े वक्त के लिए ही दिखा सकती थी। ऊपर से एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट होने की वजह से उसकी खुद की कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन सिल्वर मून धीरे धीरे उस फॉक्स बॉडी की कल्टीवेशन को बढ़ा रही थी ताकि वो उसका परमानेंट घर बन जाए। इसलिए हान ली ने फॉक्स बॉडी को कुछ मेडिसिनल पिल्स खिलाई जिससे उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी। 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान हान ली अपने केव रेजिडेंस में गहरी कल्टीवेशन में लगा रहा। इसी बीच कुई हुआन और उसके साथियों ने हान ली से एक बार मिलने आकर माफ़ी मांगते हुए बताया कि उन्होंने हान ली की टेलिस्मैन रिफाइनमेंट वाली स्किल के बारे में सेक्ट के एल्डर्स को बता दिया है, उम्मीद करते हुए कि हान ली को बुरा न लगे। लेकिन हान ली पहले से ही अपनी टेलिस्मैन रिफाइनमेंट टेक्निक को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहा था, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस 2-4 बातों में उन्हें माफ़ किया और उनकी कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर्स को वापस भेज दिया। जहां तक डे स्प्रिंग माउंटेन की बात है, हान ली के अनायास ही 24 फाइनलिस्ट्स में पहुंच जाने की वजह से मू पेलिंग खुद दवा वाले गार्डन तक आई और प्रोफाउंड आइस आर्ट्स की बारीकियों के बारे में हान ली को विस्तार से समझाया। ये देखकर हान ली कुछ बोल ही नहीं पाया। इन 2 मुलाकातों के अलावा इन 3 महीनों में किसी ने भी उसकी कल्टीवेशन में खलल नहीं डाली। एक दिन जब हान ली कठिन अभ्यास करते हुए एजर एसेंस सोर्ड आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था तो अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया और वह खड़ा हो गया। जैसे ही वह बाहर निकला और मेडिसिनल गार्डन में पहुंचा, एक वॉइस ट्रांसमिशन टेलिस्मैन गार्डन की रिस्ट्रिक्शन से टकराया। हान ली ने गार्डन की रिस्ट्रिक्शन हटाई और हाथ हिलाया। पल भर में वह टेलिस्मैन आग की लकीर बनकर उसके हाथ में आया और फिर गायब हो गया। हान ली ने बिना किसी हाव भाव के बुदबुदाया, व्हाइट फीनिक्स माउंटेन की मार्शल एंसेस्टर सॉन्ग। क्या वही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की नंबर 1 सुंदरता नहीं है? क्या वही मुझे सिखाएंगी? अगर ऐसा है तो आने वाले दिन बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड निकाली और सीधे व्हाइट फीनिक्स माउंटेन की ओर उड़ चला। व्हाइट फीनिक्स माउंटेन ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पूरब में सबसे दूर स्थित थी, बाकी 5 पहाड़ों से अलग। ये पहाड़ मानो अकेला खड़ा हो। भले ही ये 6 मार्वलस माउंटेन्स में सबसे नीचा था, लेकिन सबसे हरा भरा और खूबसूरत भी यही था। मेडिसिनल गार्डन से निकलने के थोड़ी ही देर बाद हान ली व्हाइट फीनिक्स माउंटेन के पास पहुंच गया। क्योंकि इस पहाड़ पर ज़्यादातर फीमेल कल्टीवेटर्स रहती थीं, तो यहाँ कुछ अलग ही नियम थे। कोई भी मेल कल्टीवेटर यहाँ बिना इजाज़त सीधे अंदर नहीं जा सकता था। अगर किसी ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होता। हान ली ने भी वही किया जो सही था। वो सीधा पहाड़ के नीचे उतरा। वहाँ 3 छी कंडेंसेशन वाली लड़कियाँ गेट के पास खड़ी गप्पे मार रही थीं। जैसे ही उन्होंने हान ली को उतरते देखा, उन्होंने उत्सुकता से उसे देखा, क्योंकि वो उनके लिए अनजान चेहरा था।
हान ली ने उन तीनों को झुककर अभिवादन किया और कहा, मैं डे स्प्रिंग माउंटेन का हान ली हूँ, मार्शल एंसेस्टर सॉन्ग से कल्टीवेशन सीखने आया हूँ। कृपया सीनियर मार्शल सिस्टर्स मेरी बात आगे पहुंचा दें। एक छोटी सी लड़की जिसके चेहरे पर हल्के फ्रेकल्स थे, मुस्कुराते हुए बोली, तो आप ही हान ली हैं। मार्शल एंसेस्टर ने हमें पहले ही बता दिया था। जूनियर मार्शल ब्रदर हान सीधे फिनिक्स कोर्ट पवेलियन की तरफ ऊपर जा सकते हैं। मार्शल एंसेस्टर वहीं आपका इंतजार कर रही हैं। हान ली ने धन्यवाद कहा और तुरंत ऊपर उड़ गया। लेकिन उसके जाते ही वो तीनों लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगी, मानो हान ली के जाते ही उन्हें चैन मिला हो। क्या सच में जूनियर मार्शल ब्रदर हान वही डिसाइपल है जो सोर्ड ट्रायल असेंबली में हिस्सा ले रहा है? उसकी कल्टीवेशन तो ज्यादा ऊंची नहीं लग रही। हाँ, मुझे भी कुछ खास नहीं लगा। है, तुम दोनों को नहीं पता क्या? मैंने उसके सारे फाइट देखे हैं। सुनो तो सही। हान ली ने सब कुछ अपनी स्पिरिचुअल सेंस से सुन लिया। वह हल्के से मुस्कुराया, सिर झटकते हुए ऊपर की ओर बढ़ गया। व्हाइट फिनिक्स माउंटेन बहुत ऊंचा नहीं था। बस कुछ ही पल में हन ली माउंटेन टॉप पर पहुंच गया। वहां एक 300 मीटर लंबा समतल हिस्सा था जिसके चारों ओर सफेद बादल थे और स्पिरिचुअल छी इतनी ज्यादा थी जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। इस सुंदर दृश्य के बीच में एक शानदार पेविलियन खड़ा था, करीब 60 मीटर ऊंचा, 3 मंजिलों वाला। पूरा ढांचा किसी सफेद लकड़ी से बना था जो बिल्कुल कुदरती और सादा लग रही थी, फिर भी उसमें एक अलग सी एलिगेंस थी। हन ली पवेलियन के सामने उतरा और ऊंची आवाज में बोला, डिसाइपल हन ली मार्शियल एंसेस्टर सॉन्ग को प्रणाम करता है। तभी उसे महसूस हुआ कि एक हल्की स्पिरिचुअल सेंस उस पर घूमी, लेकिन वो चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया और ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद एक औरत की नरम आवाज आई, तुम आ ही गए हो तो दूसरे माले पर आ जाओ, मैं वहीं हूं। जैसी आज्ञा, हान ली ने जवाब दिया और धीरे से लकड़ी के दरवाजे को खोला। वो बिना किसी रुकावट के खुल गया। पेविलियन की पहली मंजिल पूरी तरह खाली थी। बस एक स्पेल फॉर्मेशन था जो कल्टीवेशन में मदद करता था। हान ली ने एक नजर मारी और सीधे ऊपर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर भी ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ जेड स्लिप्स और मैजिक टूल्स की रैक्स थीं, कुछ कुर्सियां और एक छोटा स्टोन टेबल रखा था। वहीं एक नीली पोशाक में महिला एक कुर्सी पर बैठी थी। वह सामने रखे हुए एक घिसे पिटे जेड स्लिप को पढ़ रही थी, काफी ध्यान से। हान ली कुछ बोलने ही वाला था कि वो औरत अचानक सिर उठाकर देखती है। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि एक पल को तो हान ली भी चुप हो गया। वो करीब 25 साल की लग रही थी और एक अर्ली कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थी। तुम हान ली हो? उसने शांति से पूछा। जी मार्शल एंसेस्टर, हान ली ने सम्मान से जवाब दिया। वो उसे सीधा देखती रही। उसकी आंखें एकदम साफ और चमकदार थीं। फिर बोली, तुम यहाँ तक आए हो, इसका मतलब यही है कि यह भी एक किस्म की किस्मत है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सिखाऊंगी, लेकिन याद रहे तुम सिर्फ 3 दिन यहीं फिनिक्स कोर्ट पेविलियन में रहोगे। इन 3 दिनों में तुम कितना सीखते हो ये तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा। अजीब बात यह थी कि उसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन हान ली को ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत उसकी पूरी बॉडी और माइंड को पढ़ रही हो। वो थोड़ा सतर्क हो गया, क्योंकि हान ली की स्पिरिचुअल सेंस बहुत तेज थी। ऐसे में किसी और की नज़र को वो इतनी आसानी से महसूस नहीं करता था। मतलब साफ था, इस औरत ने कोई खास माइंड रीडिंग डिवाइन एबिलिटी इस्तेमाल की थी। हान ली ने ज्यादा सोचे बिना उसे एक शालीन जवाब दिया और धीरे से अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को पूरे शरीर में सर्कुलेट किया ताकि उसके असली विचार छुप जाएं। हान ली अंदर से सजग हो चुका था और वहीं उस महिला की आंखों में एक अजीब सी झलक आई। फिर उसने थका सा चेहरा बनाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वो बोली, सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का चांट दोहराओ, फिर नीचे वाली मंजिल पर चले जाओ। मेरी अनुमति के बिना वापस मत आना। जब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक को पूरी तरह समझ लूंगी तब मैं तुम्हें इसकी बारीकियां समझाऊंगी। अब शुरू करो। हान ली बोला, डिसाइपल वही टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है जो मार्शल आंट मू ने दी थी, प्रोफाउंड आइस आर्ट्स, ये कल्टीवेशन आर्ट। फिर हान ली ने शांत चेहरे के साथ चांट दोहराना शुरू किया। करीब 1 कप चाय पीने जितना समय बीता, फिर हान ली चुप हुआ। महिला ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। हान ली ने झुककर प्रणाम किया और चुपचाप नीचे चला गया। वो नीली पोशाक वाली महिला वहीं कुर्सी पर बैठी रही। थोड़ी देर हान ली की पीठ को देखती रही और फिर माथे पर शिकन के साथ बैठी रही। फिर उसने एक साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मैन निकाला और उसमें कुछ शब्द कहे। वो ताव से जल उठा और खिड़की से निकलकर कहीं गायब हो गया। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की मुख्य पहाड़ी पर, वहीं जहां कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की पिछली मीटिंग हुई थी, एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग खिड़की के पास खड़ा था। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। एक आग जैसी रोशनी आसमान से उसकी ओर आ रही थी। बिना कुछ कहे उस बुजुर्ग ने हाथ उठाया और एक सफेद रोशनी से उसे पकड़ा। वो आग की लपट जलने लगी और उसमें से नीली पोशाक वाली महिला की ठंडी आवाज निकली, हन ली पास हो गया, लेकिन डूदोंग के मन में बुराई है। बुजुर्ग ने सख्त आवाज में कहा, हम मन में बुराई? मुझे पहले से शक था। डू क्लान का 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन के फ्यू क्लान से गहरा रिश्ता है।
अगर वो सच में डू क्लान का वंशज होता तो हमारी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की बजाय वो 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन में होता। कुछ देर सोचने के बाद उस बुजुर्ग के चेहरे पर तारीफ सी उभरी, पर मार्शल सिस्टर सॉन्ग की हार्मोनिक माइंड टेक्निक तो अब खतरनाक होती जा रही है। मुझे भी नहीं लगता कि मैं उससे बच पाऊंगा। शायद बस हमारे वो 2 मार्शल अंकल्स ही हैं जो उसका सामना कर सकते हैं। 2 महीने बाद ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के पश्चिमी हिस्से में पहाड़ों से घिरे एक गहरे वैली में हजारों 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन के डिसाइपल्स इकट्ठा थे। सब उत्साह से बातें कर रहे थे, आवाजें गूंज रही थीं। कई डिसाइपल्स बार बार आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। यहाँ हजारों शिष्यों की भीड़ के सामने एक मंच पर कुछ दर्जन विशिष्ट लोग खड़े थे। उनमें 8 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर शांत और आत्मविश्वास के साथ खड़े थे और उनके पीछे कुछ दर्जन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के कल्टीवेटर खड़े थे। ये सब 100 पॉसिबिलिटी सेक्ट के वरिष्ठ इंस्टीट्यूट मास्टर्स और एल्डर थे, लेकिन ज्यादातर केवल स्टीवर्ड्स थे। वो आ रहे हैं, एक तेज निगाह वाला शिष्य क्षितिज की ओर देखकर चिल्लाया। अचानक बहुत से निचले स्तर के कल्टीवेटर आकाश की ओर देखने लगे और दूर से चमकती हुई रोशनी की झलकियां नजर आने लगीं। जल्द ही अलग अलग रंगों की रोशनी के कई बिंदु उड़ते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट है ये, सभी ने सोर्ड टाइप मैजिक टूल्स इस्तेमाल किए हैं। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। बहुत से लोग आने वाली रोशनी की ओर इशारा करने लगे और तरह तरह के हाव भाव दिखाने लगे। शांति रखो, क्या तुम लोग चाहते हो कि बाकी 2 संप्रदायों के सामने हमारा मजाक बने? एक लंबे कद के बुजुर्ग ने गहरे स्वर में कहा, जिसकी आवाज पूरे मंच पर गूंज उठी। उत्साही शिष्य चुप हो गए और मंच एक पल में शांत हो गया। जब उस बुजुर्ग ने यह देखा तो उसका चेहरा थोड़ी राहत से भर गया। बाकी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी एक दूसरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगे। लगता था जैसे उन्हें इस बात की कोई हैरानी नहीं थी। उसी समय एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर मंच पर पहुंच गए। ज्यादातर कल्टीवेटर तलवारों पर उड़ते हुए आए थे। एक छोटा और दुबला पतला बुजुर्ग एंशिएंट सोर्ड सेक्ट की टोली से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए नीचे उतर आया। मैंने नहीं सोचा था कि भाई फू खुद स्वागत करने आएंगे। सच में आपका स्नेह अभिभूत कर देता है। उसके साथ एक नीले कपड़े पहने हुए विद्वान जैसे व्यक्ति और एक सफेद कपड़े पहनी युवती भी उतरे, जो देखने में पति पत्नी जैसे लग रहे थे। उसी समय एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के युवा और कम स्तर के कल्टीवेटर भी एक एक करके मंच पर उतरने लगे। लंबा बुजुर्ग शांति से उन तीनों का अभिवादन करता है। तो इस बार डिसाइपल्स को लेकर आए हैं भाई जांग यून, आपका स्वागत है, और साथ ही प्रसिद्ध बाई बी स्वॉर्ड मेट्स का भी। जांग नाम के कल्टीवेटर ने कुछ व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, अब बस एक ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट ही बचा है। लगता है उन्हें अब इस स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली में कोई रुचि नहीं रही। शायद पिछले कुछ वर्षों से आखिरी स्थान पर आने की वजह से डर गए हैं। बुजुर्ग फू के चेहरे पर थोड़ी असहज मुस्कान थी। 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन एंशिएंट सोर्ड सेक्ट जैसा नहीं था। अगर उसने ऐसे शब्द कह दिए और वे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के वरिष्ठों तक पहुंच गए तो परेशानी हो सकती थी। पर इससे पहले कि बुजुर्ग फू कुछ सोच पाते, एक लंबे गहरे हरे कपड़ों में एक और कल्टीवेटर हंसते हुए बोला, भाई जांग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैंने सुना है इस बार व्हाइट फीनिक्स माउंटेन की फेरी सॉन्ग ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स को एस्कॉर्ट कर रही हैं। वो तो तीनों संप्रदायों में बहुत कम देखी जाने वाली एक सुंदरता है। अब जाकर उन्हें देखने का मौका मिला है। जंग यून की आंखों में उत्साह आ गया। व्हाइट फिनिक्स की फेरी, उनके रूप की इतनी चर्चा सुनी है मैंने। अगर वो डिसाइपल्स को साथ लेकर आ रही हैं तो थोड़ा इंतजार तो बनता है। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट की जोड़ी भी थोड़ी चकित सी दिखी। नीले वस्त्रों वाले स्कॉलरली व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, सुना है उनके पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स हैं और 100 साल से भी कम समय में उन्होंने कोर फॉर्मेशन पूरी कर ली। सच में 1000 साल में एक ही बार ऐसी प्रतिभा जन्म लेती है। सफेद वस्त्रों में महिला ने भी मोहक आवाज में कहा, सच है, मैं भी एक स्त्री होकर उनके रूप और ख्याति को लेकर काफी उत्सुक हूँ। अब तक उन्हें कभी देखा नहीं, जरूर कोई अद्भुत सौंदर्य होंगी। ओल्ड मैन फू कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक ऊपर आकाश की ओर देखकर चौंक पड़े। हूँ, लगता है ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के लोग आ गए। बाकियों ने भी ऊपर देखा और देखा कि पूरब से एक बहुत बड़ा काला बिंदु उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो तो जांग यून की आंखों में हलचल थी, जैसे उसे पहचान हो। जब वो पास आया तो सबने साफ देखा, एक विशाल और भयानक पक्षी उड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा था। उसकी पीठ पर कई कल्टीवेटर खड़े थे। जांग यून ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हुम्फ, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट बस अपने म्यूटेटेड एज्योर हॉक को दिखाकर रौब जमाना चाहता है। इसका इकलौता कमाल बस इसका आकार है, वरना ये केवल एक ग्रेड 5 डीमन बीस्ट है। ओल्ड मैन फू और बाकी पेविलियन के एल्डर जैसे कुछ नहीं सुन पाए हों वैसे ही चुप रहे, लेकिन आसपास के युवा शिष्य उस विशाल पक्षी को देखकर हैरान हो उठे। उसके नीले पंखों की हर फड़फड़ाहट के साथ वो बिजली जैसी गति से आगे बढ़ रहा था और पलक झपकते ही वो मंच के सामने पहुंच गया। उसके विशाल पंखों की छाया पूरे स्टेज पर पड़ गई और जबरदस्त हवा नीचे की ओर चली।
जिससे कुछ निचले स्तर के शिष्य अपना संतुलन खो बैठे और डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। रुको! पक्षी की पीठ से एक आवाज गूंजी। पक्षी ने तुरंत अपने पंख समेट लिए और हवा में स्थिर हो गया। उसकी पीठ से कई कल्टीवेटर उतरने लगे। अरे, वो तो फायर क्लाउड माउंटेन के ब्रदर डुआन है ना? क्या ही सुखद आश्चर्य है। जैसे ही ओल्ड मैन फू ने लाल कपड़े पहने उस बुजुर्ग को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत उनसे मिलने आगे बढ़े। वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, कहाँ का आश्चर्य। यून प्रोविंस में आखिरी बार मिलने के बाद से मुझे तुम्हारी गहरी छाप याद रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी नज़र अपने पीछे खड़े लोगों पर डाली। ओल्ड मैन फू ने हंसते हुए कहा, तो ब्रदर डुआन शायद चांग जन को ढूंढ रहे हैं। यह तो अफसोस की बात है। जूनियर मार्शल ब्रदर चांग इस समय संप्रदाय के बाहर किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन वो असेंबली के अंत तक लौट आएंगे। लाल कपड़े वाले बुजुर्ग थोड़े निराश जरूर हुए, मगर फिर मुस्कुरा दिए। ऐसा है तो ठीक है, मिलना तो किस्मत की बात है। खैर, असली बात पर आते हैं। ये हैं जूनियर मार्शल ब्रदर यू, जिन्हें तो सभी पहचानते ही होंगे, और ये रही जूनियर मार्शल सिस्टर सॉन्ग। मुझे लगता है यह सभी के लिए पहली बार है, तो चलिए मैं परिचय करवा देता हूँ। उन्होंने अपने पीछे खड़ी नीले वस्त्रों वाली सुंदर महिला की ओर इशारा किया। ओल्ड मैन फू ने कल्टीवेटर सॉन्ग को ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोले, व्हाइट फेनिक्स की फेरी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि वर्षों से सुनता आया हूँ। आज खुद देखकर कहना पड़ेगा कि तुम्हारी शोभा और गरिमा तुम्हारे नाम के अनुरूप है। नीले कपड़ों वाली महिला ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सीनियर मार्शल ब्रदर फू मुझ पर बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं। मैं फेरी कहे जाने योग्य नहीं हूँ। उनके शांत और आकर्षक आभा मंडल ने आसपास के निचले स्तर के कल्टीवेटर युवकों का दिल धड़का दिया। हालांकि कुछ ऊंचे स्तर के कल्टीवेटर ज्यादा अभिभूत नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में भी आकर्षण साफ दिख रहा था। इसके बाद ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर ने एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों से औपचारिक अभिवादन किया। जांग युन ने भले ही उदासीनता दर्शाई, लेकिन कुछ शब्द मजबूरी में बोले। वहीं सफेद कपड़ों में खड़ी युवती कल्टीवेटर सॉन्ग के बेहद पास जाकर उनसे बहनों जैसी आत्मीयता से बातचीत करने लगी। कल्टीवेटर सॉन्ग फिर भी पूरे समय शालीनता और गरिमा के साथ पेश आईं। उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं दिखी। आगे की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली गईं। 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन ने दोनों संप्रदायों को उनके विशाल आंगनों में विश्राम के लिए भेज दिया। असली मुकाबला अगले दिन सुबह से शुरू होने वाला था। रात शांतिपूर्वक बीती। अगले दिन तीनों संप्रदायों के बीच भीषण मुकाबले शुरू हुए। टूर्नामेंट 3 समूहों में बांटा गया। हर समूह में 30 शिष्य, तीनों संप्रदायों से 10-10। हर समूह में सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट में युद्ध हुए, जब तक केवल 4 शिष्य बच न जाएं। इन बचे हुए 12 शिष्यों को फिर लकी ड्रॉ के जरिए मैच मिलते और शीर्ष 10 स्थानों के लिए लड़ाई होती। क्योंकि प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, एक ही मंच पर बारी बारी से लड़ाइयां कराई गईं। हर समूह के लीडर ने अपनी अपनी ओर से ड्रॉ निकाला और हर मैच में रेफरी उस संप्रदाय से होते जो मुकाबले वाले 2 संप्रदायों में से कोई न हो, जिससे निष्पक्षता बनी रहे। मंच के चारों ओर सैकड़ों 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के शिष्य खड़े थे। मंच के बीच में एक गंजा आदमी खड़ा था, जिसने धीरे से घोषणा की, पहली लड़ाई ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के हान ली बनाम एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के याओ फोंग के बीच। इस घोषणा के साथ दोनों संप्रदायों के समूहों से एक एक शिष्य आगे बढ़ा। मंच के आसपास मौजूद शिष्यों में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? एक तो ची कंडेंसेशन के 11वें लेवल पर है और दूसरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर। इन दोनों के बीच ताकत का फर्क तो बहुत ज्यादा है। एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का कल्टीवेटर अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी को कुछ अजीब नजरों से देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर हल्की उपेक्षा की झलक आ गई। उसे लगा सामने वाले को हराना कोई बड़ी बात नहीं। उसके सामने खड़ा लड़का, एक आम सा दिखने वाला नौजवान, अपनी भौहें तानकर खड़ा था, जैसे कुछ उलझन में हो या घबराया हुआ हो। ऊपर आकाश में तीनों संप्रदायों के कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर हल्की रोशनी की एक दीवार के ऊपर हवा में तैरते हुए बाकी शिष्यों से अलग थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। जांग युन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, ब्रदर डुआन, क्या ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट ने इस बार स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली को छोड़ने का मन बना लिया है? 11वें लेवल वाला शिष्य चुन लिया। ये क्या सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए लाए गए हैं? लाल वस्त्रों वाला कल्टीवेटर शांति से बोला, हूँ 11वां लेवल। बुरा नहीं, मुझे तो याद है जब इसने चयन दौर में जीत हासिल की थी, तब ये 10वें लेवल पर ही था। इतनी जल्दी तरक्की करना काबिले तारीफ है। जांग युन ने शक भरी निगाहों से कहा, क्या 10वें लेवल पर रहते हुए सिलेक्शन पास किया? मजाक कर रहे हो क्या? इस बार लाल वस्त्रों वाले ने बस मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। ये देखकर जांग युन कुछ चिंतित सा हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। अब उसका ध्यान मंच की ओर चला गया। लड़ाई शुरू हो, गंजे आदमी ने तेज आवाज में कहा। जैसे ही एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य यह सुना, उसकी पीठ से लाल और नीली 2 तलवारें बाहर निकलीं और हवा में उसके ऊपर मंडराने लगीं। फिर उसने हरे प्रकाश से एक रक्षा परत बनाई और तुरंत ही एक हाथ का संकेत बनाकर अपनी उड़ती हुई तलवारों से हमला करने वाला था। लेकिन तभी उसने देखा,
सामने से लगभग 60 अग्निगोलों, फायरबॉल्स की भीषण लहर उसकी ओर आ रही है। आह! वो जोर से चीखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हालांकि वो एक अनुभवी योद्धा था, इसलिए जल्दी ही उसने खुद को संभाला। उसने हमला छोड़कर खुद को नीचे गिरा लिया और अपनी रक्षा परत भी हटा दी ताकि गति से बच सके। अगले ही पल उसका पूरा शरीर पसीने में डूब गया, लेकिन तभी उसे अंदर से जबरदस्त गुस्सा आया। वो हान ली से बदला लेने के लिए कूदने ही वाला था कि अचानक एक काली टांग उसकी आंखों के सामने आई और सीधे उसके सिर पर जोर से आकर पड़ी। फिर अचानक उसके चारों ओर की दुनिया काली हो गई। लाइट बैरियर के बाहर भीड़ हैरानी से चीख पड़ी, यहाँ तक कि गंजा जज भी उस नौजवान को अजीब नजरों से देखने लगा। कुछ पल बाद उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हान ली विजेता है। हान ली ने शांत चेहरे के साथ जज को झुककर सलाम किया और लाइट बैरियर से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के 2 शिष्य स्टेज पर दौड़े और अपने बेहोश साथी को उठाकर ले गए। छोटे कद का बूढ़ा शख्स जिसका नाम जियांग था, स्टेज को अविश्वास से देखता रहा और फिर उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे पता था कि लो ग्रेड डिसाइपल्स की लड़ाई में कुछ हटके तरीके तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई टैलिस्मैन्स को इस तरह से इस्तेमाल करेगा। उसने थोड़ी देर पहले ही रेड रोब्ड बूढ़े का मजाक उड़ाया था क्योंकि उसे अपने शिष्य पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वह खुद ही मुसीबत में पड़ गया था। कुछ पल बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो चुपचाप बैठ गया। ओल्ड मैन फू हान ली की लड़ाई देखकर मुस्कुरा पड़ा। ब्रदर डुआन, तुम्हारा ये डिसाइपल तो वाकई बड़ा दिलचस्प है। इसने तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स के बराबर टैलिस्मैन्स एक ही साथ इस्तेमाल कर दिए। ये ज़रूर कोई चाल थी, लेकिन इसे एक साथ इतने फायरबॉल टैलिस्मैन्स को चलाने में अच्छी खासी प्रैक्टिस लगी होगी। आम डिसाइपल्स के लिए ये कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लाल कपड़ों वाला बूढ़ा जियांग यून के उतरे हुए चेहरे को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी जीत को छोटा दिखाने की कोशिश की। अरे कुछ खास नहीं, हमारा ये डिसाइपल तो टैलिस्मैन बनाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए टैलिस्मैन से अटैक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, मुझे भी थोड़ा हैरानी हुई कि इसने एक साथ इतने सारे टैलिस्मैन्स इस्तेमाल कर लिए। जियांग यून ने नाराज़गी में कहा, हूफ, इसे तो बस बहुत सारे टैलिस्मैन्स एक साथ चलाने आते हैं। अब बाकी सबको इसकी चाल समझ आ गई है। आगे के राउंड्स में ये ज़रूर हार जाएगा। लाल कपड़ों वाला बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, क्या वाकई? नीले कपड़ों वाला विद्वान सा दिखने वाला शख्स हान ली की तरफ नीचे देखकर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे लगता है इस डिसाइपल की मूवमेंट टेक्निक कोई मॉर्टल वर्ल्ड की बॉडी लाइटनिंग टेक्निक है, वरना वो मार्शल नेफ्यू याओ को इतनी जल्दी कैसे चौंका देता। फ्री कल्टीवेटर बाई ने भी इसे पहचान ही लिया। ये डिसाइपल पहले एक वेग्रेंट कल्टीवेटर था और इसने तरह तरह की टेक्निक सीख रखी हैं। ये हमारे सेक्ट के लिए थोड़ी शर्म की बात है। उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं भी एक वक्त मॉर्टल मार्शल आर्ट्स में थोड़ा रुचि रखता था और कुछ सीखा था। हालांकि ये टेक्निक्स हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स के लिए तो बेकार हैं, लेकिन अगर कोई ची कंडेंसेशन लेवल का कल्टीवेटर इनका सही से इस्तेमाल करे तो ये उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। और तुम्हारा ये डिसाइपल तो काफ़ी अनुभवी लग रहा है, जैसे कई लड़ाइयाँ लड़ चुका हो। हमारे डिसाइपल का हार जाना कोई गलत बात नहीं है। जब ये तीनों सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आपस में बात कर रहे थे, 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन का गंजा रेफरी हट गया और उसकी जगह ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एक बूढ़ा शख्स आया। उसने बिना कोई भाव दिखाए ऐलान किया, दूसरी लड़ाई होगी 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन का तियनची बनाम एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का जोसू। फिर दोनों सेक्ट्स से एक एक नौजवान स्टेज पर आए और एक दूसरे को झुककर सलाम किया। जैसे ही बूढ़े ने लड़ाई की शुरुआत का ऐलान किया, दोनों ने हाथों से मंत्र बनाकर अपने मैजिक टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तीनों सेक्ट्स के कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ने भी हान ली की पिछली लड़ाई को भूलकर इस नई लड़ाई को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। शायद हान ली की तेज और धमाकेदार लड़ाई के बाद ये शांत और संभली हुई लड़ाई लोगों को कुछ ज्यादा ही स्लो लग रही थी। कई दर्शक बोर होने लगे। आखिरकार एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का डिसाइपल अपनी सोर्ड मैजिक टूल से विरोधी की रक्षा तोड़ने में सफल हुआ और जीत गया। इसके बाद एक लड़ाइयाँ होती रहीं और पहले राउंड का अंत 2 दिन बाद हुआ। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स की ताकत उनकी रेप्यूटेशन जैसी ही थी। हान ली और कुछ डिसाइपल्स को छोड़कर ज्यादातर लड़ाइयों में एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के ही लोग छाए रहे। यह देखकर जांग यून की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसका चेहरा मुस्कान से चमकने लगा। उसकी पहले की उदासी अब पूरी तरह गायब हो गई। हालांकि 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के कल्टीवेटर्स को यह थोड़ा शर्मनाक लगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उनके हाव भाव देखकर लगता था जैसे जीत उन्हीं की हुई हो। दूसरे राउंड की शुरुआत में हान ली का मुकाबला 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन की एक महिला ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर से हुआ, जो बहुत ही साहसी और तेज दिख रही थी। हान ली के सामने आते ही
उस लड़की ने बिना समय गंवाए अपने मैजिक टूल पर सवार होकर हवा में उड़ान भर ली। उसे लगता था कि हवा में रहकर वो हान ली के टैलिस्मैन से बच सकती है और उसकी तेज मूवमेंट टेक्निक्स का भी कोई असर नहीं होगा। हान ली ने यह देखकर एक लंबी सांस ली और बिना कुछ बोले फायरबॉल टैलिस्मैन्स का एक बड़ा गुच्छा बाहर निकालकर फेंक दिया। जैसे ही लड़की ने इन फायरबॉल्स को डॉज करने की सोची, हान ली ने दोनों हाथों से एक मंत्र बनाया और उन फायरबॉल्स को लाल रोशनी से चमकने पर मजबूर कर दिया। अब वो फायरबॉल्स छोटे छोटे फायरबर्ड्स में बदल गए जो उसके चारों ओर घूमने लगे, लेकिन सीधे उसकी तरफ नहीं आए। यह देखकर लड़की डर गई और उसने अपनी रक्षा के लिए कोई मैजिक टूल चलाने की सोची, लेकिन हान ली ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसने हल्के से कुछ शब्द बोले और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उन फायरबर्ड्स को कंट्रोल किया। वे सभी फायरबर्ड्स अचानक उसके चारों तरफ से उस पर टूट पड़े। उस लड़की ने एक वाटर एट्रीब्यूट बैरियर टैलिस्मैन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इस जबरदस्त हमले को झेल नहीं सका और चंद ही पल में टूट गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने खुद ही हार मान ली। इस लड़ाई के बाद बाकी दो सेक्ट्स के डिसाइपल्स बहुत प्रभावित हुए। वे पहले यही समझते थे कि हान ली बस टैलिस्मैन्स की संख्या के दम पर जीतता है, लेकिन अब उन्हें उसकी असली स्किल का अंदाजा हुआ। हालांकि कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स जिनके पास बेहद ताकतवर मैजिक टूल्स थे, हान ली की इन रंगीन चालों को बस दिखावा समझते थे। लेकिन आखिर में ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के बीचों बीच एक वीरान और रहस्यमयी घाटी थी। यह घाटी कई सालों से यिन मिस्ट से ढकी हुई थी। इतनी घनी धुंध थी कि अगर कोई अंदर जाए तो अपने हाथ तक न देख पाए। इसके अलावा वहां हर तरह के जहरीले सांप और कीड़े भरे हुए थे। घाटी बहुत छोटी थी, इसलिए ज्यादातर कल्टीवेटर्स इसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन एक दिन उस घाटी की धुंध और भी ज्यादा गाढ़ी हो गई और घाटी के सबसे गहरे हिस्से की धुंध तो कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मचाए हुए थी। एक सफेद रोशनी की चमक के साथ दो लोग अचानक एक रहस्यमयी चट्टानों के ढेर के पास प्रकट हुए। इनमें से एक ग्रे रंग के कपड़े पहने एक गुस्सैल शख्स था और दूसरा नीले रंग की पोशाक और जेड बेल्ट पहने एक पढ़ा लिखा दिखने वाला आदमी। हालांकि वहां चट्टानों के पास कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी एक खुरदुरी आवाज गूंजने लगी, अरे ये तो एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के ब्रदर बाय और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के फ्री कल्टीवेटर यू हैं। क्या सोर्ड ट्रायल असेंबली खत्म हो गया? तो आज ब्रदर यू ड्यूटी पर हैं। हाँ, सभा खत्म हो गई है। हम ये देखने आए हैं कि ब्राइट साइड वाटर तैयार हो गया है या नहीं। अगर तैयार है तो हम सीधे 10 डिसाइपल्स को यहाँ ले आएंगे ताकि कोई अनहोनी न हो। ग्रे कपड़ों वाला बूढ़ा चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वो आवाज थोड़े विरोध के साथ बोली, कोई अनहोनी? यहाँ तो हमेशा 3 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स निगरानी में रहते हैं। फिर तुम इन लो ग्रेड कल्टीवेटर्स को साथ क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हें डर है कि ये कोई मुश्किल खड़ी कर देंगे? कल्टीवेटर बाई ने सिर हिलाया और कहा, स्पिरिट वेल्ट्री बहुत ही अहम चीज है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। वैसे भी वाइन नेक्टर को ब्राइट साइड वाटर में डालना सबसे जरूरी चरण है। ऐसा करते ही वो स्पिरिट वाटर तुरंत डिसाइपल्स की आंखों को धोने में इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो उसका असर बहुत कम हो जाएगा। इसी वजह से हमें उन 10 डिसाइपल्स को यहीं लाना होगा। वो आदमी हंसा और आत्मविश्वास से बोला, ठीक है, ब्राइट साइड वाटर तैयार है। जब उनकी आंखें साफ हो जाएं तो उन्हें तुरंत यहाँ से रवाना कर देना। यहाँ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, इसीलिए अगर तुम उन्हें टेलीपोर्ट करके लाओगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये जगह कहाँ है। कल्टीवेटर बाय ने सिर हिलाया, ऐसा ही होगा। ब्रदर यू, आप यहीं रुको, मैं बाकी फ्री कल्टीवेटर्स को खबर देता हूँ ताकि वे डिसाइपल्स को टेलीपोर्ट कर सकें। अचानक उस आवाज ने कुछ याद करते हुए पूछा, हाँ, वैसे इस बार की सोर्ड ट्रायल असेंबली का विजेता कौन बना? एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का कोई? नीले कपड़ों वाला स्कॉलर मुस्कुराया, माफ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, विजेता हमारा ही मार्शल नेफ्यू मेंगदी है। उस आदमी की आवाज में हल्की सी संतुष्टि थी। हूफ, ये कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारे सेक्ट के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स हमसे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन जब बात कोर फॉर्मेशन की आती है तो कौन ज्यादा ताकतवर है ये कहना मुश्किल है। अगर कभी मौका मिले तो अपने सीनियर मार्शल ब्रदर सान को यहाँ लाना, मैं उससे फिर एक बार मुकाबला करना चाहता हूँ। वो स्कॉलरली आदमी थोड़ी देर चुप रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, लगता है ब्रदर यूए आज भी सीनियर मार्शल ब्रदर सान से पहले की हार को भूले नहीं हो। लेकिन मुझे अफसोस है ब्रदर यूए, सैन अब लेट कोर फॉर्मेशन ब्रेक थ्रू के लिए सिक्लूजन में जा चुका है। वो सिक्लूजन में जा रहा है लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए। उस आदमी को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और चुप हो गया। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर बाय ने बिना कुछ बोले अपना हाथ उठाया और पास की चट्टानों पर एक सफेद रोशनी की लकीर मारी। वो चट्टानें अचानक चमक उठी और वो गायब हो गया। साफ था कि वो चट्टानों का ढेर एक छुपा हुआ टेलीपोर्टेशन स्पेल फॉर्मेशन था। ग्रे कपड़ों वाला बूढ़ा चला गया तो वो वहीं पास ही जमीन पर बैठ गया।
टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के दूसरे सिरे पर 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट के अंदर एक छोटी सी पत्थर की कोठरी थी। सफेद रोशनी के साथ स्कॉलरली आदमी वहां प्रकट हुआ। वहां पहले से ही तीनों सेक्ट्स के कई हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स मौजूद थे। कल्टीवेटर जियान ने पूछा, क्या हाल है जूनियर मार्शल ब्रदर, सारी तैयारियां हो गईं? उस स्कॉलरली आदमी ने जवाब दिया, सीनियर मार्शल ब्रदर निश्चिंत रहो, सेक्रेट साइट पर सब कुछ तैयार है, अब डिसाइपल्स को वहां ले जाया जा सकता है। ओल्ड मैन फू ने संतोष से सिर हिलाया, बहुत अच्छा, तो अब ब्रदर डुआन को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, वो इन 10 डिसाइपल्स को यहाँ ले आए। जैसे ही उसने कहा, लाल कपड़ों वाला बूढ़ा बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। ओल्ड मैन फू ने बात आगे बढ़ाई, जैसा तय हुआ था, हमारी तीनों सेक्ट्स में से एक एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर डिसाइपल्स के साथ जाएगा। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का फ्री कल्टीवेटर यू पहले से वहां मौजूद है। ब्रदर जंग, आप किसे भेजेंगे? जांग युन ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं तो वहां पहले जा चुका हूं और अब कुछ नया नहीं है, क्यों न जूनियर मार्शल ब्रदर बाय चले जाएं? ओल्ड मैन फू मुस्कुराया और बोला, ठीक है, वैसे भी फ्री कल्टीवेटर बाय भले ही सेक्रेट साइट की निगरानी में ना रहा हो, लेकिन वो एक वक्त सोर्ड ट्रायल असेंबली के 10 अंतिम फाइनलिस्ट्स में से एक था। इसे पुरानी यादों का ताज़ा करना भी कह सकते हैं। कल्टीवेटर बाई ने शांत भाव से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक जवान लड़की ने हंसते हुए प्यार से उसकी तरफ देखा और हल्के से उससे सट गई, जैसे कुछ था उनके बीच। तभी पत्थर की कोठरी के बाहर से कदमों की आहट आई और लाल कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ, शांत चेहरे के साथ, और उसके पीछे थे वो 10 फाइनलिस्ट्स। हालांकि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को पहली जगह नहीं मिली थी, लेकिन उनके 4 डिसाइपल्स फाइनल 10 में पहुंचने में सफल हुए थे, तीनों सेक्ट्स में सबसे ज्यादा। ये बात अंदर से ओल्ड मैन डुआन को बहुत खुशी दे रही थी, भले ही बाहर से वो शांत दिख रहा था। ये सोचते हुए उसकी नज़र अपने 4 डिसाइपल्स पर पड़ी। फायर क्लाउड माउंटेन का सन हुओ, एक गंभीर चेहरा वाला लड़का, डे स्प्रिंग माउंटेन की मू पेलिंग, हान ली और डूदोंग। डूदोंग को देखते ही ओल्ड मैन डुआन ने मन ही मन नाक सिकोड़ ली और उसके चेहरे पर हल्की सी हिकारत झलक गई। जहां तक पहले स्थान की बात है, वो गया एक काले कपड़ों वाले नौजवान को, जिसका चेहरा बिल्कुल एक नंगी तलवार की तरह तेज और साफ था। वो एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का मेंगडी था, जो 9 स्वॉर्ड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक था। 9 स्वॉर्ड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन कल्टीवेशन वर्ल्ड की 3 महान सोर्ड बॉडीज में से एक थी। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसके पास टॉप ग्रेड सोर्ड मैजिक टूल था और मुकाबले में कोई भी उसके वार सह नहीं पाया। हर एक लड़ाई उसने कुछ ही पलों में खत्म कर दी और पहले स्थान पर कब्जा कर लिया। यह सोचकर लाल कपड़ों वाले बूढ़े के दिल में एंशिएंट सोर्ड सेक्ट की किस्मत को लेकर थोड़ी जलन सी हुई। हान ली ने कमरे में मौजूद कोर फॉर्मेशन मास्टर्स की ओर एक नजर डाली। न उसके चेहरे पर खुशी थी, न ही डर। तीसरे राउंड में जीतने के बाद हान ली ने जानबूझकर एक हुनरमंद 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल से हार मान ली थी। उसके बाद उसने उन 6 डिसाइपल्स के बीच की गई लड़ाई में हिस्सा लिया जो हार चुके थे, ताकि बचे हुए 4 स्थानों में से एक मिल सके। आखिर में उसने लगभग सारे टैलिस्मेंस खर्च कर डाले और 9वां स्थान पा ही लिया। डूदोंग की बात करें तो शायद उसने भी वही योजना बनाई थी जो हान ली ने। उसने भी चौथे राउंड में हार खाई और फिर जानबूझकर हान ली से हार गया, जिससे उसे 10वां स्थान मिल गया। ये देखकर हान ली थोड़ा हैरान भी हुआ। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स में जो सबसे ऊपर था वो था यूथ सन हुओ। उसकी कल्टीवेशन काफ़ी मजबूत थी और उसने 3रा स्थान हासिल किया। लेकिन हन ली की नज़र में उस काले कपड़ों वाले लड़के को छोड़कर, जिसकी टेक्निक्स उसके मैजिक टूल से पूरी तरह मेल खा रही थीं, बाकी सभी को वो अपने पुराने तरीकों से हरा सकता था। सभा पूरी होने के बाद टॉप 10 डिसाइपल्स को एक एक टॉप ग्रेड मैजिक टूल इनाम में मिला। मेंगदी को तो साथ ही एक जेड बॉक्स भी मिला, जिसमें स्पिरिट टेम्परिंग पिल थी। हान ली ने जैसे ही उस जेड बॉक्स को देखा, उसके दिल में एक ठान लेने वाली भावना जाग उठी। अगर सब कुछ ठीक रहा और मैं स्पिरिट वेल ट्री की जड़ और पिल फॉर्मूला हासिल कर पाया तो समझो काम बन गया। अगर ये ना हो सका तो मैं एंशिएंट सोर्ड सेक्ट के उस डिसाइपल से वो पिल छीन लूंगा। आखिर वो पिल नेसेंट सोल कंडेंस करने में बहुत मददगार है। हान ली ये सोच ही रहा था कि ओल्ड मैन फू ने डिसाइपल्स को टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। तीनों सेक्ट्स के डिसाइपल्स को पता था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, इसीलिए उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। जैसे ही सफ़ेद रोशनी चमकी, कल्टीवेटर बाई और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन का एक मिडिल एज कल्टीवेटर भी उनके साथ टेलीपोर्ट हो गए। हनली और बाकी डिसाइपल्स टेलीपोर्टेशन से थोड़े भ्रमित हुए और जब उन्हें होश आया तो वो खुद को एक घनी धुंध और चट्टानों के बीच खड़ा पाए। हनली ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल सेंस से पूरे इलाके को जांचा, लेकिन जैसे ही उसकी सेंस 100 मीटर आगे बढ़ी, उसे एक रिस्ट्रिक्शन ने रोक दिया। ये महसूस करके उसका दिल थोड़ा कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यहाँ बेहद ताकतवर स्पेल फॉर्मेशंस मौजूद हैं, इसलिए उसने तय कर लिया कि अब उसे अपने काम को चुपचाप और सतर्कता से पूरा करना होगा। सबके वहां पहुंचने के बाद ग्रे कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स शांत भाव से खड़ा हुआ
और अपने हाथ से एक पीले रंग की स्पेल सील धुंध में फेंक दी। उसके बाद चारों ओर की मिस्ट हिलने लगी और धीरे धीरे हट गई। कुछ ही दूरी पर एक दीवार नजर आई जो काई से ढकी हुई थी, जैसे किसी ने सदियों से वहां कदम न रखा हो। कल्टीवेटर बॉय ने 10 फाइनलिस्ट्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी, ध्यान से सुनो, जैसे ही स्पिरिट वाटर रिफाइन हो जाए तुरंत अपनी आंखें उससे साफ कर लो। तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सिर्फ इसी काम के लिए अंदर जाने की अनुमति है। आमतौर पर तो हमें भी यहाँ आने की इजाजत नहीं होती। जब अंदर जाओगे तो सिर्फ एक दिन वहां रुक सकते हो, अगले ही दिन निकलना पड़ेगा। ये जगह बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन से घिरी हुई है। अगर तुमने मनमानी की या जहां तहां घूमे तो उसके अंजाम तुम्हें भुगतने होंगे। डिसाइपल्स ने उसकी बात को स्वीकृति में सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। तभी स्टोन वॉल की तरफ से एक आवाज आई, ठीक है, जो भी कहना है अंदर जाकर कहना। अब मैं ग्रेट फॉर्मेशन का रास्ता खोलने वाला हूँ। जैसे ही यूए नाम के आदमी ने ये कहा, पत्थर की दीवार हवा में लहराई और फिर एक हरे रंग की रोशनी के साथ गायब हो गई। अगले ही पल डिसाइपल्स हैरानी में पड़ गए, क्योंकि अब उनके सामने दीवार की जगह एक विशाल और बंद स्टोन गेट खड़ा था। वो गेट तरह तरह के टैलिस्मन चिन्हों से ढंका हुआ था और उस पर इंद्रधनुषी रोशनी चमक रही थी। ये कितना ताकतवर रेस्ट्रिक्शन था, ये कहना मुश्किल था। गेट के चारों ओर कई येलो लाइट बैरियर्स भी थे। वहीं उस 30 मीटर ऊंचे गेट के सामने एक पीले कपड़ों वाला कल्टीवेटर खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए। वो करीब 40 साल का लग रहा था और उसकी मोटी तिरछी भौहें उसे बहुत डरावना लुक दे रही थीं। कोई आम इंसान होता तो उसकी आंखों में आंखें मिलाने की हिम्मत न करता। 100 पॉसिबिलिटीज। पेविलियन का जो मिडिल एज्ड कल्टीवेटर साथ आया था, उसने उस डरावने आदमी को देखकर आदर से कहा, हे सीनियर मार्शल ब्रदर, यूए की गोस्ट फील्ड आर्ट्स में तो काफी तरक्की हो गई है। लगता है सीक्रेट ट्री के पास रहकर कल्टीवेशन करना आसान हो गया है। हालांकि उसने धीमे कहा, लेकिन उसकी बात कल्टीवेटर यूए तक पहुंच गई। उसने तुरंत आंखें तरेरी और नाक से फूंकार मारी। अगर तुम भी इस जगह में 60 साल तक बंद रह सकते हो तो तुम भी ऐसी कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है जूनियर मार्शल ब्रदर पाए ये सहन नहीं कर पाएगा। उसकी आदतों को देखकर तो यही लगता है। मिडिल एज्ड कल्टीवेटर थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, मैं तो बस यूं ही बोल गया था। सीनियर मार्शल ब्रदर्स यूए वू और तियन को यहाँ निगरानी करना कितना मुश्किल होगा, इसका मुझे अंदाजा है। मेरी बात बस करो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हमारे नेसेंट सोल मार्शल अंकल्स ने खुद बनाई हैं। मैं इसे बस थोड़ी देर के लिए ही खोल सकता हूँ, जल्दी करो। फिर उस पीले कपड़ों वाले कल्टीवेटर ने अपने दोनों हाथ आपस में पटके और एक पीला कमांड मेडेलियन निकाल लिया। फिर वो गंभीर भाव से मंत्र पढ़ने लगा। वो कमांड मेडेलियन अचानक तेज पीली रोशनी में चमक उठा और आसपास के लाइट बैरियर्स पिघलने लगे। एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता खुल गया। सब लोग चलो, जल्दी करो। स्कॉलरली आदमी ने जैसे ही ये देखा, सफेद रोशनी में उड़ते हुए सबसे आगे निकल गया। बाकी दोनों कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स ने भी यही आदेश दिए और तेजी से आगे बढ़ गए।